Welcome to lecture 8 of topological dynamics. तो एक अभी हम छोटी सी समरी लेंगे, ठीक है, व्हाट वी हैव डन सो फार, और उसके बाद हम आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो शॉर्ट समरी, आई विल एनलिस्ट ऑल द रिजल्ट जो अभी तक हमने पढ़े हैं, ठीक है. तो हमने जो रिजल्ट्स पढ़े हैं उनको मैं दो पोर्शंस में बांटती हूँ. एक जो हमने इन जनरल फॉर एनी मीट्रिक स्पेस पढ़ा है, ठीक है, और एक वो रिजल्ट्स हैं जो हमने फॉर कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस पढ़े हैं स्पेसिफिकली. सबसे पहले हम बात करते हैं जो रिजल्ट्स हमने कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेसेस के लिए पढ़े हैं, ठीक है. सबसे पहले हमने कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस में पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस पे एक्सपेंसिव होमियोमॉर्फिज्म होता है, से H, then it satisfies this condition that cardinality of fixed H is finite. ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ा कि composition of two expansive homomorphism need not be expansive. And even if the metric space is compact, ठीक है, ये तो इन जनरल ही होल्ड नहीं करता, ठीक है. उसके बाद हमारे पास थर्ड रिजल्ट था कि अगर H एक्सपेंसिव है ऑन अ कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस, देन you can prove that any power of this H is also expansive, ठीक है, where this M belongs to Z माइनस सिंगलटन ज़ीरो, क्योंकि अदरवाइज वो आइडेंटिटी होता है. आइडेंटिटी के लिए हम इन जनरल कुछ नहीं कहते, क्योंकि हमने देखा था आइडेंटिटी R पे बीइंग एन आइसोमेट्री इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, बट ऑन इंटीजर इट इज़ एन एक्सपेंसिव होमियोमॉर्फिज्म, ठीक है, इस वजह से. ऑल राइट. उसके बाद हमने एक रिजल्ट यहाँ किया था कि finite product of expansive homomorphism is expansive. If you remember, finite product, और ये in general for any metric space hold होता है, ठीक है. finite product of expansive homeomorphism is expansive, ठीक है. और हमने रिजल्ट किया है कि if H is expansive on some subset A of X, ठीक है, अगर किसी सबसेट A of X पे H एक्सपेंसिव है और कार्डिनलिटी ऑफ X माइनस A फाइनाइट है, देन H इज एक्सपेंसिव ऑन X. बेसिकली आप उसकी एक्सपेंसिविटी को इंक्रीज कर सकते हो पूरे के पूरे स्पेस पे, ठीक है. छोटे सबसेट पे था तो वो पूरे स्पेस पे भी एक्सपेंसिव होगा. और फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एक्सपेंसिव होमियोमॉर्फिज्म इज अ डायनामिकल प्रॉपर्टी ऑन द क्लास ऑफ कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेसेस, राइट. एक्सपेंसिव होमियोमॉर्फिज्म इज ए डायनामिकल प्रॉपर्टी. सारी प्रॉपर्टीज में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई मुझे कहेगा, सो आई विल बी saying that this is the most important. Expansive homomorphism is a dynamical property. इन जनरल नहीं, ध्यान देना, कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेसेस पे सिर्फ, ठीक है. और इसके बाद हमने एक और रिजल्ट पढ़ा था. हमने पढ़ा था कि क्लोज्ड 0 1 विद द यूजुअल मीट्रिक, ठीक है, और इसी से फॉलोअप होता है एनी क्लोज इंटरवल ए बी और ओपन और सेमी ओपन इंटरवल क्लोज,
ठीक है, या क्लोज्ड ए ओपन बी यू कैन से, एडमिट्स नो एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म, इनके पास कोई भी एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म नहीं होता। ठीक है, सो दिस वाज माय समरी of whatever we have done so far, and now I think we are ready to begin with this lecture. So आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे कि एक्सपेंसिव कॉन्स्टेंट्स का सेट कैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो अब आज जो हमारी स्टडी होगी वो पूरी इस पे होगी, ऑन दिस सेट ऑफ एक्सपेंसिव कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये सेट ऑफ एक्सपेंसिव कांस्टेंट बाउंडेड होता है। ठीक है, और अगर होता है तो किस मीट्रिक स्पेस पे, और ये आप सोच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम E क्या ले रहे हैं, E लेट अस सपोज बी द सेट ऑफ ऑल एक्सपेंसिव कांस्टेंट्स for the expansive homeomorphism H. ठीक है, तो let us consider R with the usual metric. All right. तो R with usual metric में, as you know, let us consider this H from R to R. हमने पढ़ा था कि ये डायलेशन मैप्स जो होते हैं Hx equal to alpha x, where alpha is different from -1, 0 and 1 are expansive. ठीक है, with expansive constant, with expansive constant any delta strictly greater than 0. Yes or no? यही हमने पढ़ा था। सो अगर मैं यहाँ पे इस सेट E को देखूं, सेट ऑफ ऑल एक्सपेंसिव कॉन्स्टेंट्स फॉर दिस होम्योमॉर्फिज्म H, तो क्या ये ओपन 0, होगा? एंड दिस सेट E इज नॉट बाउंडेड। तो हम देख सकते हैं कि अगर मैं कोई भी जनरल मैट्रिक स्पेस लेती हूँ, ठीक है, जनरल मतलब जो कॉम्पैक्ट नहीं है, तो किसी भी जनरल मैट्रिक स्पेस पे जो सेट ऑफ एक्सपेंसिव कांस्टेंट्स फॉर द एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म H है, जरूरी नहीं है कि बाउंडेड हो। अब हम देखते हैं, सो लेट अस कंसिडर अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल तो नहीं ले सकती क्योंकि मुझे इसे फॉर एवरी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस प्रूव करना है, तो मैं एक एग्जांपल लेके तो नहीं दिखा सकती। तो मुझे क्या करना है, कैपिटल X, D कोई भी इन जनरल एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस लेट करना है। सो लेट कैपिटल X, D बी ए कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस, और यहाँ पे मैं शो करूंगी, ये मेरा क्लेम है कि E इज बाउंडेड। तो कभी भी जब मैं सेट ऑफ दिस एक्सपेंसिव कांस्टेंट्स फॉर एनी एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म H कंसिडर करती हूँ ना कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस, तो उसका जो ये जो सेट E होगा वो हमेशा बाउंडेड होगा, एंड H बी एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म ऑन दिस स्पेस कैपिटल X। ठीक है, now since the space is compact, we have this
कैपिटल एक्स इज बाउंडेड, ठीक है, कॉम्पैक्ट स्पेस है, तो जो स्पेस होगा ठीक है, देयरफॉर दिस कैपिटल एक्स कॉमा डी इज बाउंडेड, ठीक है। ऑलराइट, अब इस स्पेस के बाउंडेड होने से हम क्या समझते हैं कि एक m पॉजिटिव रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 such that distance between x comma y will be always lesser than m for any xy which I pick in the space capital X less than or equal to m। यानी कि कोई भी दो, अगर मैं इस स्पेस के अंदर if I pick any two pair of points then its distance will always be less than equal to m, चाहे वो कितने भी फार हो एक दूसरे से, distance is going to be less than or equal to m, ठीक है। तो इसका मतलब है, तो मैं लेट करती हूँ डेल्टा बी एनी एक्सपेंसिव कांस्टेंट फॉर ओके, या फिर हाँ, फॉर एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म H, ठीक है। और मैं लेट करती हूँ कोई भी दो डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स है मेरे पास इन कैपिटल X, तो क्योंकि डेल्टा एक एक्सपेंसिव कांस्टेंट है यानी कि डेल्टा ई सेट के अंदर है, so there will exist some n in integer such that I am able to separate these points d hnx dash hnn y dash will be strictly greater, I am able to separate, will be strictly greater than delta। और क्योंकि ये स्पेस कॉम्पैक्ट था तो इस वजह से बाउंडेड हुआ था, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू m, सो यानी कि जो डेल्टा है वो लेस देन m है, वेयर डेल्टा वॉज चूजन आर्बिट्रेरीली, डेल्टा कोई भी एलिमेंट था जो कि मैंने ई सेट से उठाया था। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि m is, or I can say instead of saying m is upper bound, I can say that E is bounded above by m, ठीक है। तो E is bounded above by m यानी कि E के हर एक एलिमेंट से बड़ा है m, एक अपर बाउंड है m। और आपको पता है कि जो एक्सपेंसिव कांस्टेंट होते हैं वो r प्लस यानी कि ओपन जीरो इन्फिनिटी में से ही हो सकते हैं, इसका एक सबसेट ही होगा एक्सपेंसिव कांस्टेंट का सेट। तो दिस बाउंडेड अबव बाय m इन r, so by completeness axiom E has a supremum, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड। ये क्यों आपने पढ़ा होगा, दिस इज बिकॉज ऑफ कंप्लीटनेस एक्सियम, जो कि कहती है कि हर एक बाउंडेड अबव सेट के पास लीस्ट अपर बाउंड होता है और बाउंडेड बिलो के पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, ठीक है, विच वी स्टडी इन आवर रियल एनालिसिस कोर्स। ओके, तो ये हमने अभी तक क्या प्रूव किया, अभी तक हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई भी आर्बिट्ररी मीट्रिक स्पेस है
विच नीड नॉट बी कॉम्पैक्ट। तो जो सेट ऑफ एक्सपेंसिव कांस्टेंट होता है वो ज़रूरी नहीं है बाउंडेड हो, लेकिन अगर हमने कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस लिया है तो सेट ऑफ एक्सपेंसिव कांस्टेंट एक बाउंडेड सेट होता है और हेंस उसके पास सुप्रीमम भी होता है। ठीक है, अब देखो once I have established कि कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस में सेट ऑफ एक्सपेंसिव कांस्टेंट्स के पास एक सुप्रीमम होता है, तो एक नेचुरल क्वेश्चन सबके माइंड में आता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको खेलना है, ठीक है, आपको प्ले करना है, गिवन द फैक्ट्स कि ई अगर आपके पास एक कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस है, अगर आपके पास कैपिटल एक्स कॉमा डी, और अगर मैंने आपको बताया कि ई बाउंडेड है, जो कि हमने देखा अभी, और इस वजह से उसके पास सुप्रीमम भी है, और यहाँ पे अभी आपके पास h है जिसके एक्सपेंसिव कॉन्स्टेंट्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म। तो एक नेचुरल क्वेश्चन सबके माइंड में आएगा, एंड व्हाट इज दैट नेचुरल क्वेश्चन? दैट इज the supremum E is a member of E? क्या supremum of E does supremum of E belongs to E? क्या supremum भी E का member है? कहने का मतलब क्या है कि क्या supremum of E is also an expansive constant? क्या सुप्रीमम भी एक एक्सपेंसिव कांस्टेंट है h का? यही जनरल एक नेचुरल क्वेश्चन अपने माइंड में आता है, यस और नो? तो इसका आंसर नेक्स्ट थ्योरम में है। ठीक है, एंड इसका आंसर क्या है? इट्स आंसर इज अ बिग नो। ठीक है, हाँ, थोड़ा इंट्यूशनली लगता है कि होना चाहिए, बट नहीं, आंसर नो है। यानी कि जो हमारे पास ई सेट था जिसका सुप्रीमम अभी हमने देखा बाउंडेड आया था ना ई सेट, तो इसका मतलब उसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि हम आर में है कंप्लीटनेस एक्सियम की वजह से। सो उसका सुप्रीमम ज़रूरी नहीं है। ठीक है, या मतलब बेसिकली यू कैन टेक इट एज अ रिजल्ट कि उसका सुप्रीमम एक्सपेंसिव कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, सो लेट मी स्टेट द थ्योरम फर्स्ट and then we'll move on to this proof. So what is the theorem? Let capital X comma D be a compact metric space. For metric space I'm writing MS, and H from X to X be expansive. Obviously एक expansive homeomorphism तो चाहिए जिसके expansive constants की बात करेंगे हम। be expansive homeomorphism, then the least upper bound of the set of expansive constants for H is not। ठीक है, तो उसने is not बोला है, मतलब इन जनरल किसी भी कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस में एक्सपेंसिव कांस्टेंट्स का सुप्रीमम लिया जाएगा तो वो एक्सपेंसिव कांस्टेंट नहीं बनेगा, ध्यान रखना। इज नॉट एन एक्सपेंसिव कांस्टेंट फॉर H। ठीक है, फॉर अच्छा, अब इसके प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ को आई हैव I have divided the proof into two parts, step 1 and step 2.
ठीक है, तो उससे थोड़ा ये प्रूफ ईजी हो जाएगा. इट इज़ अ हैवी प्रूफ, थोड़ा लॉन्ग है, बट इफ ब्रोकन इनटू दीज टू पार्ट्स इट बिकम्स ईजी. ओके, तो स्टेप 1 देखो, ध्यान रखना ई क्या है, ई डिनोट कर रहा है सेट ऑफ एक्सपेंसिव कॉन्स्टेंट्स फॉर एच. ठीक है, ध्यान रखना जब भी मैं ई यूज करूं. शो क्या करना है, अगर मैं लेट करती हूँ कि थीटा इज सुप्रीमम ऑफ ई, तो मुझे शो करना है we need to show that theta is not an expansive constant for h. थीटा एक एक्सपेंसिव कांस्टेंट नहीं बनेगा, यानी कि मुझे क्या शो करना पड़ेगा, यानी कि मुझे शो करना पड़ेगा कि देयर एग्जिस्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स एक्स वाई इन कैपिटल एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू वाई, x not equal to y, such that they always remain close together. I am not able to separate them. यानी कि distance हमेशा less than equal to delta रहे, and that holds for all and belong to integer. ठीक है, यही होती है जो हमने पढ़ा था एक्सपेंसिव कांस्टेंट की डेफिनेशन, बस उसे थोड़ा नेगेशन में लिखना है. ठीक है, ऑल राइट. तो हमें इस थीटा के लिए ढूंढ के निकालने हैं ऐसे दो पॉइंट्स कैपिटल एक्स के अंदर. ठीक है, जो इफ आई अप्लाई एनी एन ऑन देम, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी भी डेल्टा से बड़ा ना हो, यानी कि हमेशा लेस देन इक्वल टू डेल्टा रहे फॉर ऑल एन इन इंटीजर. दैट मीन्स दीज टू पॉइंट्स they were close together and they always remain close together. ठीक है, हमेशा ही ये एक दूसरे के क्लोज रहें, ये हमें शो करना होगा. ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रूफ. नाउ मैं लेट करती हूँ एप्सिलॉन आई इक्वल टू 1/i वेयर आई बिलोंग टू नेचुरल नंबर. ये नोटेशन ना ध्यान रखना, ठीक है, कि हमने एप्सिलॉन आई को क्या लेट किया है, 1/i लेट किया है. ठीक है, वेयर आई बिलोंग टू नेचुरल नंबर. ऑल राइट, नाउ क्योंकि थीटा एक अपर बाउंड है, थीटा सुप्रीमम है ना, सो सिंस सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, इट इज एन अपर बाउंड प्लस इट इज लीस्ट अपर बाउंड. सो सिंस थीटा इज एन upper bound of the set E. So अगर मैं थीटा प्लस एप्सिलॉन आई कंसिडर करती हूँ, जो कि थीटा प्लस 1/i बनता है, तो ये तो वैल्यू थीटा से भी बड़ी है. सो दिस इज ऑल्सो एन अपर बाउंड. तो ये भी एक अपर बाउंड हो गया ना of this set E. So this implies for all I belong to natural number, theta plus epsilon I is not an expansive constant. अपर बाउंड का मतलब तो यही हुआ कि E सेट के बाहर है भाई, बाहर है का मतलब एक्सपेंसिव कांस्टेंट नहीं है. So theta plus epsilon I is not an expansive constant for H. कैसा नो, और ये हर एक I के लिए. तो इसका मतलब अब एक्सपेंसिव कांस्टेंट नहीं है का क्या मतलब है कि फॉर ईच I in natural number there will exist pair of points say xi dash yi dash in capital X, लिखना भूल गई, in capital X where xi dash is not equal to yi dash, right, such that the distance hn xi dash hn yi dash is less than, है ना,
they are always close together, so is less than or equal to delta for all n belong to integer. तो इसे हम अपना पॉइंट नंबर 1 मानेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एंड वी विल यूज इट समवेयर इन फ्यूचर। ठीक है, तो आपको याद रहे इसलिए आई एम हाईलाइटिंग दिस पॉइंट। परफेक्ट। नाउ हाँ, अब देखो हमें हर एक आई के लिए ये पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मिले हैं, और अगर मैं मानूं, लेट करो डेल्टा be an expansive constant for h. So for each I belong to natural number, since xi dash yi dash belong to x एंड एक्स आई डैश इज नॉट इक्वल टू वाई डैश, यानी कि हर एक आई के लिए हमारे पास पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। और जब भी हमारे पास एक एक्सपेंसिव कांस्टेंट होता है तो वो क्या कहता है कि कोई भी तो पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स अगर आपने निकाले तो एट सम स्टेज यू विल बी एबल टू सेपरेट देम। ठीक है, यानी कि देयर विल एग्जिस्ट सम के आई, हर एक एक्स आई डैश वाई आई डैश के लिए हमें एक के आई मिलेगा in integer such that the distance h ki xi dash, ठीक है, h ki yi dash, that distance will be strictly greater than delta, and this is my point number 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगर मैं लेट करूं xi be this h की पावर ki xi dash, ठीक है, एंड yi be h की पावर ki yi dash, ठीक है, फॉर ऑल i बिलोंगिंग टू, यहाँ पे i नेचुरल नंबर में रेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये जो xi सीक्वेंस है और ये जो yi सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कहाँ है, कैपिटल X, D में, जो कि एक कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस है। सो इसका मतलब ये सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। सिंस कैपिटल X, D is compact metric space, therefore these sequences, ये जो हमारे पास दो सीक्वेंसेस आई हैं, xi I in natural number, yi I in natural number, they will have convergent subsequences। ठीक है, अब अगर लेट्स से कन्वर्जेंट सबसीक्वेंसेस मुझे मिलेंगी से एक्स आई सम के और वाई आई से सम के, तो ज़्यादा नोटेशंस करने से बेहतर है क्यों ना मैं अपने एक्स आई वाई आई को वही दो सबसीक्वेंसेस ही लेट करूं। सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी डिनोट the subsequences by xi and yi। ठीक है, दोबारा लेट करने से या और नोटेशंस करने से बेहतर है मैं xi yi को वही दो सबसीक्वेंसेस मान लूं जो कि मेरी कन्वर्जेंट है।
और लेट करते हैं कि एक्स आई सीक्वेंस से एक्स पे कन्वर्ज करती है और वाई आई सीक्वेंस से वाई पे कन्वर्ज करती है। ठीक है, इन कैपिटल एक्स बिलोंग्स कन्वर्ज। ठीक है, तो अब देखो पॉइंट नंबर 2 में क्योंकि हमने इसे एक्स आई माना है और इसे हमने वाई आई माना है, तो हमारे पास डी एक्स आई कॉमा वाई आई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डेल्टा है फॉर ऑल आई इन नेचुरल नंबर, यस और नो। तो अगर मैं लिमिट लगा लूं, लिमिट आई टेंडिंग टू इंफिनिटी डी एक्स आई वाई आई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डेल्टा, और क्योंकि डिस्टेंस एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, सो देयरफॉर आई कैन इंटरचेंज द लिमिट एंड दिस पॉइंट, सो एक्स आई वाई आई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डेल्टा। और हमने चॉइस ही ऐसी की है कि एक्स आई कन्वर्जेंट है एक्स पे और वाई आई कन्वर्जेंट है वाई पे, सो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डेल्टा आ गया डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। क्योंकि डिस्टेंस ग्रेटर देन डेल्टा है, यानी कि ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। ऑलराइट, so these two points are distinct points. so अभी ये हमारा स्टेप 1 था पूरा। ठीक है, मैं दोबारा थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ। स्टेप 1 में हमने E लिया टू बी द सेट ऑफ ऑल एक्सपेंसिव कॉन्स्टेंट्स फॉर एच, और उसका सुप्रीमम लेट से मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, इसे भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे ये थीटा क्या है, थीटा वॉज दी सुप्रीमम। ठीक है, और हमें यहाँ पे शो करना है कि ये जो थीटा है ना ये एक्सपेंसिव कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या दिखाना होगा कि मुझे एग्जिस्टेंस दिखानी होगी दो पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट की, एक्स और वाई, एक्स नॉट इक्वल टू वाई, सच दैट दे आर ऑलवेज क्लोज टुगेदर। डी एच एन एक्स एच एन वाई इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा फॉर ऑल, सॉरी नॉट डेल्टा, यहाँ पे तो थीटा है ना, so this value is less than equal to theta for all n belong to integer. ठीक है, करेक्शन कर लेना इसकी बस। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू थीटा रहे फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू इंटीजर, यानी कि दे ऑलवेज रिमेन क्लोज टुगेदर। अब हमने एप्सिलॉन आई को क्या माना है, 1/i माना है। ध्यान रखना व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नोटेशन, ये क्या शो कर रही है। ठीक है, और क्योंकि थीटा एक अपर बाउंड है सेट ई का, तो अगर मैं थीटा में कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करती हूँ तो वो भी तो एक अपर बाउंड ही रहेगा ना। सो अपर बाउंड होने की वजह से ये थीटा प्लस 1/i जो है, थीटा प्लस एप्सिलॉन आई, ये एक एक्सपेंसिव कांस्टेंट नहीं है एच का। और जब भी एक्सपेंसिव कांस्टेंट नहीं होता है तो नहीं वाली डेफिनेशन क्या कहती है कि हमें पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मिलेंगे, देयर एग्जिस्ट xi dash yi dash belong to capital X, xi dash not equal to yi dash। अब हमें ये i क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि हमारे पास ये पूरी एक सीक्वेंस है अभी जो कि एक्सपेंसिव कॉन्स्टेंट्स नहीं है। कौन सी सीक्वेंस है, थीटा प्लस पहली है 1, ठीक है, दूसरी है थीटा प्लस 1/2, तीसरी है थीटा प्लस 1/3, फिर है थीटा प्लस 1/4,
एंड सो ऑन इन जनरल थीटा प्लस 1/i। तो ऐसे हर एक i के लिए जो कि एक्सपेंसिव कांस्टेंट नहीं है आपको पेयर ऑफ पॉइंट मिलेंगे, तो इसलिए उनमें मैंने i लिखा है xi डैश yi डैश नॉट इक्वल टू ईच अदर सच दैट d hn xi डैश hn yi डैश इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा फॉर ऑल एंड बिलोंग टू इंटीजर। और इसे हम आगे यूज करेंगे, इसलिए आई हैव हाईलाइटेड दिस। ठीक है, अब देखो इसी से हमने आगे कैसे प्रोसीड किया, क्योंकि हमारे पास पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स थे और अगर मैं डेल्टा को मान लेती हूँ एक्सपेंसिव कांस्टेंट फॉर एच, तो डेफिनेशन क्या कहती है कि फॉर एनी टू पेयर फॉर एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जो कि मेरे पास हर एक आई नेचुरल नंबर के लिए है अभी मेरे पास, तो उसके लिए मुझे कोरिस्पॉन्डिंग इंटीजर मिलता है। There exists some ki in integer such that distance hki xi dash hki yi dash is strictly greater than delta. That means I am able to separate these 2 points at some point of time. ठीक है, now अब इसे मैंने xi मान लिया और इसे मैंने yi मान लिया, और ये जो दो सीक्वेंसेस हैं कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस के अंदर है, तो इस वजह से इनके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस होंगी एंड विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करते हुए आई हैव एज्यूम्ड कि वो सब सीक्वेंस ही मैं xi और yi से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अब ये कन्वर्जेंट है तो लेट्स से xi x पे कन्वर्ज करता है और yi y पे कन्वर्ज करता है। और हमने यहाँ पे दिखाया कि क्योंकि देखो ये जो हमारे पास 2 था उसको हमने अभी यूज कर लिया, ये यहाँ पे 2 से आ रहा है। d xi yi स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डेल्टा है फॉर ऑल i बिलोंग टू नेचुरल नंबर, भले ही हमने सब सीक्वेंसेस ली हों, तो सारी टर्म्स उसमें भले ही ना हो, उसकी सबसेट तो रही होंगी ना कुछ, तो वो भी तो टर्म्स ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी ही, तो इस वजह से। और यहाँ पे हमारे पास है कि अगर मैं लिमिट लगा दूं देन ऑल्सो इट विल होल्ड। सो क्योंकि डिस्टेंस एक कंटिन्यूस फंक्शन है, दैट्स व्हाई आई कैन इंटरचेंज दिस, ध्यान देना। ठीक है, तो अंदर अगर मैं ले जाती हूँ, सो आई विल गेट d of x, y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डेल्टा, विच क्लियरली इम्प्लाइज कि x, y दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं स्पेस कैपिटल X के अंदर। तो अभी हमारे पास एक कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस है, मेरा एम है कि थीटा एक एक्सपेंसिव कांस्टेंट नहीं है शो करना, और उसके लिए मुझे दो डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स चाहिए थे जो कि अब हमें मिल गए हैं। ठीक है, जो हमें xi और yi सीक्वेंसेस मिली है ना, xi सीक्वेंस जो कि x पे कन्वर्ज कर रही है, तो मैं दूसरा उल्टा एरो दिखाती हूँ। जो कि x पे कन्वर्ज कर रही है और yi सीक्वेंस जो कि y पे कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, ध्यान देना। तो ऐसे करके हमें दो पेयर ऑफ पॉइंट्स मिल गए हैं जो कि डिस्टिंक्ट हैं, x इज नॉट इक्वल टू y। तो मैं दिखाऊंगी कि इन्हीं दो पेयर ऑफ पॉइंट्स की वजह से h एक्सपेंसिव नहीं बन पाया, मतलब h एक्सपेंसिव है बट थीटा एक्सपेंसिव कांस्टेंट नहीं बन पाया। ठीक है, ये कहना सही होगा। सो इन्हीं दो पेयर ऑफ पॉइंट्स की वजह से थीटा एक एक्सपेंसिव कांस्टेंट नहीं बन पाया। ठीक है, तो मेरा अब यहाँ पे एम क्या है शो करना, मेरा एम है अब यहाँ पे, जिसे अब हम यहाँ पे लेट्स से क्लेम लिख देते हैं कि d hn x hn y is less than equal to theta, okay, and for all n belong to integer। अगर मैंने ये दिखा दिया तो मेरा काम हो जाएगा। डू यू एग्री विद मी कि यही दो पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं जिन्होंने थीटा को एक्सपेंसिव कांस्टेंट नहीं बनने दिया। ठीक है, सो in order to show this, it is sufficient to show that for m belong to integer,
chosen arbitrarily D HNX, HMX, HMY is strictly lesser than theta plus alpha for all alpha in R plus. ठीक है, अगर मुझे ये दिखाना है कि ये हमेशा डी एच एन एक्स एच एन वाई लेस देन इक्वल टू थीटा फॉर ऑल एन इन इंटीजर ये होल्ड कर रहा है, तो ये इसकी सफिशिएंट मतलब इतना दिखाना सफिशिएंट रहेगा कि अगर मैंने एम इन इंटीजर कोई भी आर्बिट्रेरली चूज किया है, सो इफ आई एम एबल टू शो दैट दिस डी एच एम एक्स एच एम वाई फॉर दिस पर्टिकुलर एम इज लेस देन थीटा प्लस अल्फा एंड दिस होल्ड्स फॉर ऑल अल्फा इन आर प्लस, देन आई विल बी डन. ठीक है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे आई विल बी यूजिंग कॉन्ट्रा पॉजिटिव. P implies Q, then not of Q implies not of P. ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव हम यूज करेंगे. तो देखो मैं शो करूंगी अगर डी एच एम एक्स एच एम वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा है, देन ये ग्रेटर देन थीटा आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज अ स्टेटमेंट. अभी देखो जो हमारा P है वो ये है, तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारे पास नॉट ऑफ Q और ये स्टेटमेंट हो जाएगी नॉट ऑफ P. ठीक है, अभी थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा. लेट मी फर्स्ट प्रूव दिस. तो अगर डिस्टेंस एच एम एक्स एच एम वाई का ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा है, ठीक है, जहाँ पे अल्फा यू नो इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, so there will exist some beta strictly greater than 0 such that this distance is exactly what? This distance is exactly say theta plus beta के बराबर. ठीक है, right now okay, just a second, we will not go like this. Okay, first let me prove and then I'll explain. Okay, so let us assume that dhnx hny is not less than equal to, it is strictly greater than theta. All right, so this implies that there will exist some beta strictly greater than 0 such that dhnx hny is equal to theta plus beta. Now let us choose alpha which is strictly greater than 0 and lesser than beta. Then dhnx hny which is theta plus beta is strictly greater than theta plus alpha, क्योंकि alpha बीटा से मतलब बीटा अल्फा से बड़ा है इसलिए. ठीक है, लेकिन बट दैट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. वाई? क्योंकि हमने माना था कि जो एच एम एक्स एच एम वाई है, द डिस्टेंस for this m is strictly less than theta plus alpha for any alpha which is an r plus, but you have proved that the distance is coming out to be strictly greater than theta plus alpha. That is a contradiction because of a wrong assumption. So our assumption, this was our assumption, so we are not going by contra positive method, we are हमने यहाँ पे ऑन कॉन्ट्ररी प्रूव किया है. ठीक है, ऑन कॉन्ट्ररी लेट अस अज्यूम कि
वी हैव दिस थिंग, ठीक है, दिस इम्प्लाइज दिस, हमें प्रूव करना था। हमने इसे लेट किया, एज्यूम किया होल्ड कर रहा है, और इसका हमने ऑन कॉन्ट्ररी ले लिया, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन थीटा ले लिया, और हम एक कॉन्ट्रडिक्शन पे पहुंच गए, ठीक है। नाउ सो बेसिकली मैंने प्रूव कर दिया कि दिस इम्प्लाइज दिस, गेटिंग माई पॉइंट। रेड वाली स्टेटमेंट ब्लैक वाली स्टेटमेंट को इम्प्लाई करती है। तो अगर मैंने रेड वाली स्टेटमेंट दिखा दी, देन आई विल बी डन विद माई प्रूफ। अब यहां से मेरा स्टेप 2 स्टार्ट होता है। ठीक है, नाउ चूज अल्फा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। सो फॉर दिस m जो कि हमने इंटीजर से उठाया है, I can choose alpha such that dhmx hmy, this value is lesser than theta plus alpha, right? मैं ऐसा अल्फा तो पिक कर ही सकती हूँ ना, क्योंकि x और y फिक्स्ड है, m भी फिक्स हो गया, तो मैं दोनों का डिस्टेंस देख लूंगी, ठीक है, और एक ऐसा अल्फा चूज कर लूंगी सच दैट ये डिस्टेंस थीटा प्लस अल्फा से कम रहे, राइट? और इसके बाद we will choose p q eta, p q in natural number and eta strictly greater than 0, such that the following holds। ठीक है, क्या कंडीशन है? सबसे पहले मुझे एक ऐसा p चाहिए नेचुरल नंबर में such that ये एप्सिलॉन p लेस देन अल्फा बाई 3 रहे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। दूसरा मुझे एक ऐसा ईटा चाहिए such that if I pick any two pair of points in capital X, ठीक है, such that their distance is less than eta, so whenever this holds, it must imply for DHM UHM V must be less than alpha by 3. All right, and third we have that I am able to pick some I, some q in natural number such that for every I which is strictly greater than q, the distance between this xi x and this yi y becomes less than eta, ठीक है। तो मुझे अभी इन तीनों चॉइसेस को जस्टिफाई करना है। वंस आई हैव जस्टिफाइड, इस प्रूफ में ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, तो यही बस एक मेन पार्ट रहता है, ठीक है, इसे समझना। अल्फा तो हम चूज कर सकते हैं, जस्टिफाइड है ये स्टेटमेंट। अब देखो, सबसे पहली स्टेटमेंट देखते हैं, हमें एक ऐसा p चूज करना है सच दैट एप्सिलॉन p लेस देन अल्फा बाई 3 हो जाए। मैंने ध्यान दो, फोकस करने के लिए कहा था किस पे, कि एप्सिलॉन p क्या डिनोट करता है, 1/p को डिनोट करता है। तो मुझे एक ऐसा p नेचुरल नंबर चाहिए सच दैट 1/p लेस देन अल्फा बाई 3 हो जाए, ठीक है, यानी कि मुझे एक ऐसा p चाहिए सच दैट p स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3/अल्फा हो जाए। अब ये 3/अल्फा एक रियल नंबर है, और हर एक रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है। सो यस, देयर विल एग्जिस्ट सम p बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट p स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3/अल्फा बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। सो मेरा फर्स्ट जस्टिफाइड है। अब मुझे सेकंड स्टेटमेंट जस्टिफाई करनी है, विच वॉज कि जब भी डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन कैपिटल एक्स, ठीक है, कैपिटल एक्स में अगर कोई भी दो पॉइंट्स लिए जाएं यू और वी और उनका डिस्टेंस लेस देन ईटा हो, मुझे शो करना है कि डी एच 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 एम, यस ठीक है, एच एम वी
इज लेस देन अल्फा बाई 3। अब ये कैसे होगा? नाउ सिंस, ध्यान दो, HM क्या है? इज कंटिन्यूस। HM कैपिटल X है, कैपिटल X पे एक कंटिन्यूस फंक्शन है जहाँ पे कैपिटल X कॉमा D कॉम्पैक्ट है। और अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था कि एक कंटिन्यूस फंक्शन और कॉम्पैक्ट स्पेस क्या होता है? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। सो दिस implies H is यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन कैपिटल X। यानी कि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे गिवन है एप्सिलॉन अल्फा बाई 3 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, देयर विल एग्जिस्ट सम डेल्टा। तो यहाँ पे डेल्टा क्या मतलब डेल्टा का काम कौन कर रहा है? ईटा कर रहा है। सो देयर विल एग्जिस्ट सम ईटा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 सच दैट व्हेनेवर द डिस्टेंस between any two points in X is less than eta, the distance, if I apply the function on them, HM Q HMV, it will be lesser than epsilon। epsilon यहाँ पे क्या है? अल्फा बाई 3 है। तो ये लग गई डेफिनेशन और हमारे पास 2 भी आ गया। ठीक है, सो वी हैव जस्टिफाइड 2। अब हमें थर्ड जस्टिफाई करना है कि मुझे एक ऐसा क्यू इन नेचुरल नंबर मिले सच दैट व्हेनेवर आई पिक I which is strictly greater than Q, the distance between xi and X, the distance between y and Y is less than eta। अब ध्यान दो, xi सीक्वेंस x पे और yi सीक्वेंस y पे कन्वर्ज करती है। तो क्योंकि xi x पे कन्वर्ज करी है तो एक Q1 इन नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट dxi, x will be less than epsilon। epsilon अब यहाँ पे ईटा है। ठीक है, फॉर ऑल i greater than equal to q1। और सिमिलरली एक q2 इन नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट d, एक स्टेज हमें मिलती थी ना, याद करो, k जो होता था वो यहाँ पे q1 है। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे हमें y के लिए भी, yi के लिए भी एक स्टेज मिलेगी। This value will be less than epsilon which is eta here for all I greater than equal to q2। अब अगर मैं q को यहाँ पे ध्यान दो मैक्सिमम लेने से काम बनता है। ठीक है, मिनिमम काम नहीं करेगा। सो अगर हम q को मैक्सिमम ले लेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर मैं कोई भी i q1 से बड़ा लेती हूँ तो उसके लिए ये कंडीशन होल्ड होती है, और अगर मैं कोई भी i q2 से बड़ा लेती हूँ तो ये कंडीशन होल्ड होती है। तो इन जनरल जहां दोनों कंडीशंस होल्ड करें तो वो Q1 और Q2 का मैक्सिमम होगा, नॉट द मिनिमम। ठीक है, ओके, ठीक है। सो हमने Q ले लिया मैक्सिमम ऑफ Q1 एंड Q2, तो हमें मिलेगा कि d xi, x is also less than eta, d yi, y is also less than eta for all I strictly greater than Q। तो हमारा 1 and 2 and 3, अब 3 भी यहाँ पे हमने दिखा दिया that it holds। ठीक है, यानी कि हम ऐसे P Q नेचुरल नंबर में और ईटा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 चूज कर सकते हैं सच दैट वो 3 कंडीशंस होल्ड करें। ठीक है, और वो 3 कंडीशंस क्या थी? सबसे पहली कंडीशन थी कि एप्सिलॉन p लेस देन अल्फा बाई 3 रहे। दोबारा बता देती हूँ, एप्सिलॉन p लेस देन अल्फा बाई 3 रहे जब भी मैं कोई दो पेयर ऑफ पॉइंट्स लूँ जिनका डिस्टेंस लेस देन ईटा है, तो d HM अप्लाइड ऑन दिस पॉइंट लेस देन अल्फा बाई 3 रहे। और थर्ड कंडीशन क्या है कि जब भी मैं i ग्रेटर देन दिस q लूँ पर्टिकुलर, तो xi का और x का डिस्टेंस लेस देन ईटा हो जाता है और yi और y का डिस्टेंस लेस देन ईटा हो जाता है। तो ये 3 कंडीशंस सेटिस्फाइड है। ठीक है, अब मैं फाइनली आती हूँ जो मुझे दिखाना था। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस HM
इस पर्टिकुलर m के लिए HMX और HMY लेते हैं। अगर मैंने दिखा दिया कि ये लेस देन थीटा प्लस अल्फा दिखाना है हमें, ठीक है। अगर मैंने दिखा दिया कि लेस देन थीटा प्लस अल्फा आ रहा है फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू R प्लस, तो मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि अगर मैंने ये दिखा दिया तो इससे मेरी इम्प्लीकेशन आएगी कि DHNX HNY लेस देन इक्वल टू थीटा है फॉर ऑल n बिलोंग टू इंटीजर, जो कि मुझे कंडीशन चाहिए, ठीक है। यही जो मैंने क्लेम में बताया था वही वाला पार्ट है, ठीक है। ओके, तो मुझे बेसिकली ये जो स्टार से मैं मार्क कर रही हूँ वो दिखाना है। सो लेट अस कंसिडर, इसको हम डिफरेंट कलर से ले लेते हैं। तो इसको हम ब्रेक कर सकते। सो सबसे पहले, इससे पहले लेट करो आई टेक T टू बी दी मैक्सिमम ऑफ P कॉमा Q। तो हमारे पास P नेचुरल नंबर है, Q नेचुरल नंबर है, T मैं नेचुरल नंबर में ले रही हूँ विच इज द मैक्सिमम ऑफ दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं HMXT, so this distance is less than equal to plus DHMXT comma HMYT plus DHMYT comma HMY, ठीक है। कुछ नहीं, हमने यहाँ पे बस ओके, सो हमने यहाँ पे पहले DHMX HMXT ले लिया है, ठीक है। फिर XT का डिस्टेंस विद YT ले लिया है एंड YT का डिस्टेंस विद देन Y ले लिया है, ठीक है। वी हैव डन दिस, ओके। सो नाउ सिंस T इज ग्रेटर देन Q, तो जो हमारे पास कंडीशन नंबर 3 थी उससे हमारे पास क्या आता है कि जब भी मैं कोई भी T, कोई भी I ग्रेटर देन Q लेती हूँ तो उस पर्टिकुलर XI का, तो यहाँ पे XT है X के साथ और लेस देन ईटा रहता है डिस्टेंस, और उस पर्टिकुलर YT का Y के साथ डिस्टेंस लेस देन ईटा रहता है। फिर उसके बाद कंडीशन 2 ने क्या कहा था कि जब भी कोई दो एक्स में पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जिनका डिस्टेंस ईटा से लेस देन होगा तो मैं उनमें HM लगा सकती हूँ। तो HM लगा के उनका डिस्टेंस लेस देन अल्फा बाय 3 रहेगा। यही पढ़ा था हमने। तो इससे हमारे पास क्या आया कि जो हमारे पास ये जो फर्स्ट पार्ट है दिस वन, ठीक है, ये लेस देन अल्फा बाई 3 हो गया, और ये जो हमारे पास थर्ड पार्ट है ये लेस देन अल्फा बाई 3 हो गया। बस अब हमें इसे सॉर्ट करना है, DHMXT और HMYT को। सो इसके लिए कंसिडर करो अब याद करो मैंने XI माना था H की पावर KI XI डैश को, और हमने YI माना था H की पावर KI YI डैश को। तो इसका मतलब ये HM एज इट इज, ये XT क्या है, XT इज H की पावर KT XT डैश, और ये YT H की पावर KT YT डैश हो गया। यस और नो? नाउ
this is d m plus kt xt dash m plus kt yt dash. ठीक है, अब याद करो मैंने कहा था कि 1 जब हमने हाईलाइट किया था आई विल यूज दैट, तो अब समय आ गया है 1 को यूज करने का. 1 क्या कहता था कि फॉर ईच आई जो हमें पेयर ऑफ पॉइंट्स मिले थे, हाँ फॉर ईच आई हमें पेयर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे. ठीक है, तब हम यहाँ पे यूज करे थे कि थीटा प्लस एप्सिलॉन आई इज नॉट एन एक्सपेंसिव कांस्टेंट. तो फॉर ईच आई हमें जो पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मिले हैं देयर डिस्टेंस विल बी लेस देन और इक्वल टू डेल्टा. ठीक है, फॉर ऑल n. तो इन पर्टिकुलर जो अभी हमारे पास है वैल्यू m प्लस के टी, वो भी इंटीजर ही है कोई, तो उसके लिए भी जो डिस्टेंस होगा जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एक कंडीशन हमने यहाँ पे थोड़ी गलत लिखी है, डेल्टा नहीं डेल्टा नहीं, दिस वैल्यू विल बी, क्योंकि ये पॉइंट्स किसको एप्सिलॉन किसको एक्सपेंसिव कांस्टेंट नहीं होने दे रहे थे, थीटा प्लस एप्सिलॉन आई को. ठीक है, आई थिंक अब ये कंडीशन सही है. ठीक है, सो प्लीज करेक्ट इट. हाँ, सो ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू फ्लो में ही आई राइट दैट. ठीक है, सो इट वाज लेस देन इक्वल टू थीटा प्लस एप्सिलॉन. अब आई था ना, आई यहाँ पे टी है. ठीक है, अब देखो हमने टी जो लिया था वो ग्रेटर देन पी लिया था. ठीक है, तो 1/t लेस देन 1/p हुआ, और 1/t ही एप्सिलॉन टी था, और 1/p एप्सिलॉन पी था. तो एप्सिलॉन टी से बड़ा है एप्सिलॉन पी, यानी कि वैल्यू थीटा प्लस एप्सिलॉन पी से छोटी हो गई. ठीक है, अब हमने अल्फा ऐसा चूज किया था कि सॉरी हमने P ऐसा चूज किया था, हमने P ऐसा चूज किया था कि एप्सिलॉन P अल्फा बाई 3 से छोटा रहे. ठीक है, तो उसका मतलब ये वैल्यू थीटा प्लस अल्फा बाई 3 से छोटी हो गई. ठीक है, और अब हमें थर्ड बीच वाले के लिए भी मिल गया कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाली वैल्यू लेस देन थीटा प्लस अल्फा बाई 3 आ गई. अब इन तीनों को अगर हम मिलाओगे तो हमें क्या मिलेगा, तीनों से हमें मिलेगा कि डी एच एम एक्स एच एम वाई इज लेस देन थीटा प्लस अल्फा बाई 3 प्लस अल्फा बाई 3 प्लस अल्फा बाई 3 आ रहा है, तो वो अल्फा बन जाएगा. तो ये वैल्यू लेस देन थीटा प्लस अल्फा आ रही है. ठीक है, और फॉर ऑल अल्फा विच आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 ये वैल्यू हमेशा लेस देन थीटा प्लस अल्फा आ रही है. तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि डी एच एन एक्स एच एन वाई इज लेस देन इक्वल टू थीटा फॉर ऑल एन बिलोंग टू इंटीजर, जो कि हमें शो करना था. यानी कि थीटा इज नॉट एन एक्सपेंसिव कांस्टेंट फॉर एच, क्योंकि हमें दो पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मिले हैं एक्स और वाई, अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट मिला है एक्स एंड वाई. ठीक है, सच दैट द डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू थीटा फॉर ऑल एन इन इंटीजर. So therefore theta is not an expansive constant for h. So here we are done with the proof. Hope you liked it.